स्वर्ण सिंह विर्क जी जो जाने माने विद्वान हैं हरियाणा के, और यहाँ पर कॉमरेड राजकुमार जी, साथी रणधावा जी, कॉमरेड सुरजीत सिंह जी, कॉमरेड तिलकराज विनायक, मेरे प्रिय साथियों, असल में दो विषय एक तरह से भारी हो जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क ये है क्योंकि जुड़े हुए हैं आपस में, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर बिल्कुल ही अलग अलग तरीके के हों दो विषय, तो एक ही सेमिनार में जब उनको डील करने लगते हैं तो कई बार ये हो जाता है किसी के साथ भी इंसाफ ना हो पाए। लेकिन इनमें से कोई सा भी विषय ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा जा सके। जो देवेंद्र भाई ने रखी है बिजली की स्थिति, वो आपको प्रोत्साहित किया है जानने के लिए कि वास्तव में ये जो बिजली हमें मिल रही है इसकी कीमत कौन अदा कर रहा है, और उसका सबसे जो दिल को छूने वाला जो पक्ष है वो इन्होंने जो संख्या बताई, एक सीजन में 70 से ज़्यादा नौजवान जो हैं वो शहीद हो गए। और ये एक ऐसा फैक्ट है, एक ऐसा तथ्य है जिसकी जानकारी ज़्यादातर कंज्यूमर्स को, लोगों को है नहीं। ये अफसोस की बात। अब इसके पीछे कोई कुदरती कारण नहीं, ये भी मैन मेड है। बाकायदा महकमे को जब बर्बाद करना हो तो उसको इस हालत में लाके डाला जा सकता है कि अगर आपको बिजली चाहिए तो अपने नौजवान बेटों की ज़िंदगी कुर्बान करनी पड़ेगी, वहाँ पे लाके छोड़ रहे हैं। और आप ये कहेंगे नहीं इस तरह से नहीं चाहिए हमें, ये शर्त मंजूर नहीं, तो कहेंगे ठीक है फिर तो निजीकरण होगा। इसीलिए महकमे को बदनाम किया जाता है। हमारे किसान सभा के जाने माने राष्ट्रीय नेता हैं कॉमरेड हन्नन मोला, वो जब शुरू में ये निजीकरण शुरू हुआ 85-86 के बाद, तो वो एक बात कहते थे कि किसी कुत्ते को मारना हो तो पहले उसको पागल घोषित कर दो। आप एक पत्थर मारेंगे 10 आदमी और मारेंगे। आप पागल घोषित नहीं करेंगे और आप उसको पत्थर मारेंगे 10 आदमी आपको रोकेंगे, तेरे को क्या कहता है कुत्ता, क्यों पत्थर मारता है। इसी तरह से रेलवे को, बिजली को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, नहरी महकमे को निकम्मा घोषित कर दो। कुछ नहीं करते जी, भट्ठा बिठा दिया जी कर्मचारियों ने, और बदनाम करने के बाद फिर उसका निजीकरण करना आसान हो जाता है। ये स्थिति है बिजली की। और अब तो किसानों के लिए कह रहे हैं कि एक अलग से एग्री डिस्कॉम एक कंपनी बना रहे हैं, उसका जिम्मा होगा किसानों को बिजली देना। ऊपर ये बड़ा सुथरा लिख रखा, अगर आप उसको पढ़ेंगे सरकार की चिट्ठी को, कि किसानों को समय के ऊपर कनेक्शन देना, क्वालिटी की बिजली देना और स्थायी रूप से बिजली उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। तो अब क्यों नहीं करवा रहे तुम? अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो अलग कंपनी क्यों बना रहे हो? इसी से दे दो ना। अब जो है वो, जब सारी चीज़ तैयार है तुम्हारी, तो अब कनेक्शन क्यों पेंडिंग है ट्यूबवेल के? अब क्यों नहीं समय पर पूरी बिजली आप दे रहे? वो ये करना चाहते हैं कि एक बार किसानों को अलग कर दो, ताकि बाकी के जब स्मार्ट मीटर लग जाएं
उस टाइम पर जो विरोध होगा तो किसान नहीं करेंगे विरोध, वो सोचेंगे हमारा तो अलग है। और वो सोलर से मिलेगा, सोलर सिस्टम से मिलेगा। सोलर सिस्टम मेरे ख्याल में आधा साल कामयाब रह पाता है। एक तो बारिश के दिनों में धूप नहीं निकलती, इसी तरह से धुंध और सर्दी के दिनों में धुंध नहीं निकलती, और 5-7 साल में मेरे ख्याल में वो सोलर पैनल है वो भी, और जो उसके साथ मोटर वोटर जो भी होती हैं वो तब तक जो है फिर वो किसान भूल जाएगा, और जब वो खराब होगा तो अपने आप उसको करना पड़ेगा। ये एक उनकी रणनीति है, इसका भी हमें ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर साथी जो बैठे हैं उनका ताल्लुक किसानी से है। तो इसके ऊपर भी सतर्क ने 15 अगस्त से लागू होना है वो, ये ध्यान रखना आप। बहरहाल अब जो भारत अमेरिका का व्यापार समझौता है उसके ऊपर अपन बातचीत करेंगे। इसको एक बार 3 भागों में बांट लेते हैं। एक भाग वो जब उपनिवेशवाद था, जब अपन गुलाम थे साम्राज्यवाद के। दूसरा भाग वो जब अपन आजाद हो गए, स्वतंत्रता मिल गई। और तीसरा भाग वो लगा लो जो 1980-90 के बाद का और आज तक का, जिसके अंदर जो विशेष चीज जुड़ी हुई है वास्तव में, वो है कि पिछले 11-12 साल से भारत के अंदर जो शासन है वो किसी मामूली राजनीतिक पार्टी का नहीं। तीसरा हिस्सा हम यहाँ आना चाहते हैं। पहला हिस्सा एक बार आ जाओ कि उपनिवेशवाद क्यों था। जो साम्राज्यवादी मुल्क थे, जो तकड़े मुल्क थे, यूरोप कह सकते हो, जापान कह सकते हो, वो दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करते थे। हमारे यहाँ भी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने ही आई थी, लेकिन उन्होंने देश पर राज कर लिया। तो उसके पीछे खास बात क्या थी? एक तो उनके पास बंदूक थी जो हमारे पास नहीं थी, दूसरा उनके पास समुद्री जहाज थे, और तीसरी बात उनकी नीति थी जो बंटवारा फूट डालने की। करते क्या थे वो हमारे देश का कच्चा माल लूट के अपने देश में ले जाते थे, वहां से उसको पक्का माल बना के और हमारे देश की मार्केट में लाकर बेचते थे। हम उनकी मार्केट थे, हम मंडी थे उनके माल के बिकने की। यही करते थे ना, जहां जहां भी उपनिवेशवाद है वो यही करता है। और ऐसा करने के लिए ये बात पक्की है वो क्यों करते थे, क्योंकि सरमाएदारी और पूंजीवाद के संकट में वो फंस चुके थे। उसको हल करने के लिए उनको मार्केटों की तलाश थी, और मार्केटों के लिए वो दुनिया भर में भटक रहे थे, ताकि वो अपनी पूंजी को निवेश करके और लूट करके अपने देशों के अंदर पूंजीवाद के संकट का हल कर सके। अगर हम संक्षेप में कहें तो यही उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य के चलते हुए 2 विश्व युद्ध हो चुके। पहला 1914 से 1918 और दूसरा 1940 से 1945। 2 विश्व युद्ध हुए। दोनों विश्व युद्ध पूंजीवाद के संकट को हल करने के लिए दुनिया का बंटवारा करने की होड़ थी कि कौन से मुल्क दुनिया को लूटने के लिए ज्यादा कब्जा करेंगे। यही होड़ थी, उन्हीं के बीच का था विश्व युद्ध। और आप ये ना समझें कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है।
जो अब ये होने लग रहा है ये भी युद्ध ही है। ईरान के साथ क्या हो रहा है? ईरान ने क्या कसूर किया? अमेरिका से तो उनकी सीम नहीं लगती, बहुत दूर है अमेरिका ईरान से। ईरान का कसूर ये है कि उसके पास तेल है और वो अमेरिका के सामने समर्पण नहीं करना चाहता। यही वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ भी हुआ था, उसका अपहरण करके पति पत्नी अमेरिका की कैद में है। 3 जनवरी की बात है, 6 ही 7 महीने हुए कि उसके पास तेल था, ये उसका कसूर था। सद्दाम हुसैन का कसूर ये था इराक का कि उसके पास तेल था और समर्पण करने को तैयार नहीं था। और सद्दाम हुसैन ये भी कह रहा था कि हम डॉलर के मुकाबले में और कोई सी मुद्रा जारी करेंगे व्यापार की, और कई देशों से बात करेंगे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डी-डॉलराइजेशन, मतलब डॉलर से मुक्ति पाना। और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप में, अगर कोई ये कह दे तो। यही बात तो ईरान ने युद्ध के दौरान कही थी। उसने ये कहा कि हमारे यहाँ से रूस को और चीन को जो भी तेल जाएगा, लड़ाई के दौरान की बात है, हम उसको उन्हीं की मुद्रा में बेचने को तैयार है। चीन की मुद्रा युआन में बेचने को तैयार है। और भारत को भी कहा था रुपए में देने को तैयार है हम तुम्हें, ईरान ने कहा रुपए में। अब ये एक ऐसी आग सुलग रही है आहिस्ता 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 आहिस्ता, जो अमेरिका को चुनौती दे रही है कि ये डॉलर की जो तानाशाही, उसकी जो गलबा है, उसका जो वर्चस्व है, वो चल नहीं पाएगा। तो ये एक परिस्थिति ये है जो हम उपनिवेशवाद में थे। अभी आप देखिए, पता नहीं वो किसी और मौके पे बात करेंगे। लोग जो ये कहते हैं ना कि भाई हमें ब्रिटिश काल से आज़ादी मिली, आरएसएस वाले क्या कहते हैं मुगल काल से भी तो मिली वो उसको इसके साथ जोड़ते। इसलिए उनको अंग्रेजों से नफरत नहीं है, अंग्रेजी राज से नफरत नहीं है। वो अंग्रेजों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुगलों से आज़ादी दिलवाई हमें। ये कहता आरएसएस कि मुगलों से आज़ादी कौन सी दिलवाई है तुमने? मुगल तो, मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं, विर्क साहब को पता है, सारे मुगल बादशाहों की कब्र यही है हिंदुस्तान में, कितना बार नहीं गए। जो आजकल फेसबुक पे आता है कि कहते हैं कि भाई विदेशों ने आकर हमारे मंदिरों को लूटा, तो एक बच्चा कहता है सर इतिहास में जाने की जरूरत नहीं, यूट्यूब खोल के आप ताज़ा ताज़ा लाइव देख लो, अब लूटने लग रहे, ताज़ा ताज़ा देख लो। तो उस टाइम पर आपको ध्यान होगा एक काम हुआ था, उसको कहते थे बंगाल फैमिन, बंगाल की भूखमरी। 1943 की बात है, 30 लाख लोग मारे गए थे भूख से। 30 लाख की संख्या, अंदाजा लगाओ। और ये प्राकृतिक अकाल नहीं था, ये भी मैन मेड था। क्यों था? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड ने, क्योंकि उस टाइम पर तो इंग्लैंड की सरकार का कब्जा हो चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी से, इंग्लैंड ने हमारा जितना भी अनाज था वो युद्ध में सप्लाई कर दिया अपनी फौजों के लिए। इंग्लैंड उससे मरे थे 30 लाख लोग, कई तो 45 भी कह देते। और कमाल की बात क्या है, उस टाइम चर्चिल प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, और जब वहाँ की संसद में ये बात चली कि बंगाल में 30 लाख लोग मारे गए तुम्हारी नीतियों की वजह से, तो चर्चिल ने खड़ा होकर ये कहा था
हिंदुस्तान को क्या फर्क पड़ता है, इतनी जनसंख्या और कर लेंगे वो तो आदमी। ये उनकी संवेदनहीनता का सबूत होता है। यही काम आज ट्रंप जो ईरान के साथ कर रहा है कि आपने 168 छोटी बच्चियों के ऊपर बम गिरा दिया लड़कियों के स्कूल पर, और आज तक माफ़ी नहीं मांगा। साम्राज्यवाद माफ़ी नहीं मांगता है। इंग्लैंड की संसद में 50 बार मुद्दा उठ चुका, आज तक जलियांवाला बाग के कत्लेआम की माफ़ी नहीं मांगा। अफसोस प्रकट किया लेकिन माफ़ी नहीं मांगी आज तक। तो ये साम्राज्यवाद ये काम करता है, जिसके नतीजे के तौर पर जो बंगाल फेमिन हुआ, ये अपन इसलिए बात कर रहे हैं कि दूसरा जो दौर है उसको अपन नव उपनिवेशवाद कहते हैं। और जो उपनिवेशवाद की बात थी उस टाइम पर भी आपको ध्यान होगा, यहाँ से जो कच्चा माल ले जाके पक्का बेचना था यहाँ पर, तो जो यहाँ माल बिक रहा था उसको बंद करना जरूरी था। आपको बताया होगा कि कारीगरों के हाथ काट दिए थे, उंगलियां, ताकि वो कपड़ा ना बन सके और वहाँ का यहाँ कपड़ा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर की हुई बात है, कारीगरों के हाथ काटना। इसीलिए हम आएंगे कि अब में उसमें समानता क्या है। एक दूसरा जो दौर मैंने कहा अपन आज़ाद हो गए, वो दौर था जिस टाइम सोवियत संघ था। सोवियत यूनियन एक बड़ा देश था और दुनिया के आधे से ज़्यादा हिस्से की नुमाइंदगी करता था, और दूसरे हिस्से की नुमाइंदगी यूएसए करता था। 1990 के बाद सोवियत यूनियन ध्वस्त हो गया, समाजवादी सिस्टम को झटका लग गया और दुनिया एक ध्रुवीय बन गई, यूनिलेटरल हो गई, जिसका सरगना अमेरिका रहा। और पूरी की पूरी एक दुनिया मिल गई उनको लूटने को। उनको लगता था अब कोई तुम्हारे आगे रुकावट नहीं पड़ने वाली, लूट सकते हो दुनिया को। अब सोवियत संघ नहीं रहा। ये वो दौर था। जो समझदार लोग थे, जो वामपंथी पार्टियां थी, वो ये कहती थी हमेशा के लिए एक ध्रुवीय दुनिया नहीं रह सकती, क्योंकि पूंजीवाद का संकट निश्चित है, वो उसके अंदर ही है। और यही बात कार्ल मार्क्स ने कही थी कि पूंजीवाद अपने संकट के बीज अपने गर्भ में लेकर पैदा होता है, पेट में लेकर। और वो संकट आज भी है, और वही संकट इस दौरान देखने को मिला। तो एक ध्रुवीय दुनिया होने के बावजूद भी बहुध्रुवीयता कैसे बनी, फिर दोबारा से मल्टीलेटरल कैसे हुई दुनिया। आप देखो, यूरोपियन यूनियन बना के नहीं बना। यूरोप के जो देश थे उन्होंने यूरोपियन यूनियन बना ली, ईयू, और उन्होंने मुद्रा कौन सी चलाई, यूरो। उन देशों में, सभी देशों में यूरो की मुद्रा चलती है। ये भी अपने आप में अमेरिका के लिए एक चुनौती थी, लेकिन ये साम्राज्यवादी मुल्कों की जो अपनी टकराहट है, उनका जो अंतर्विरोध और कंट्राडिक्शन है, उसकी अभिव्यक्ति ईयू के बनने में हो रही है। उसके अलावा ईयू से बाहर निकल गया इंग्लैंड, जिसको यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन। वो ईयू से बाहर हो गया। उसको ये लगने लगा कि तुम्हें कम फायदा हो रहा है यूरोपियन यूनियन की संधि से, दूसरे देशों को ज़्यादा, हम तो अलग हो जाएंगे। वो अलग हो गए। उसके बाद एक बन गया एससीओ। उसके अंदर जो सदर्न कंट्रीज हैं उनका कॉपरेशन, उसमें चीन भी है, उसमें रशिया भी है, उसमें बहुत सारे मुल्क हैं। भारत उसका ऑब्जर्वर था एससीओ का। उसके बाद ब्रिक्स बन गया। आप एक बात ध्यान से देखोगे, जो उत्तर के देश हैं, नॉर्थ के जिनको कहते हैं, वो अमीर मुल्क हैं, और जो साउथ के हैं ग्लोब में, दक्षिण के, वो गरीब मुल्क।
तो साउथ साउथ कोऑपरेशन कहा जाता है कि दक्षिण दक्षिण की एकता होनी चाहिए, सहभागिता। और ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये देश उसके अंदर आते हैं और भारत आजकल उसका अध्यक्ष है। और ब्रिक्स के साथ क्या बन रही है उसके ऊपर आप आएंगे थोड़ी देर में। लेकिन ये जो दूसरा जो विश्व युद्ध के बाद का दौर जिसको शीत युद्ध कहते हैं, और एक जो शब्द अपन ने अभी सुना साल भर से, उसको कहते हैं टैरिफ युद्ध। टैरिफ शुल्क को कहते हैं, शुल्क का युद्ध व्यापार के अंदर। इसके अंदर भी क्या हुआ, अमेरिका ने, ट्रंप ने अचानक घोषणा कर दी कि वो मन मर्जी से किसी देश के ऊपर भी 25% टैरिफ लगा सकता है। तो उसने घोषणा की तो चीन ने कह दिया तुम 25 लगाओगे तो हम 30 लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। फिर उसने कहा मैं 50 लगाऊंगा, बोले हम 100 लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। चीन ही ऐसा मुल्क है जिसको ये लगता है कि अमेरिका उससे डरता है, व्यापार के रूप में कह रहे हैं। बाकी तो युद्ध की अभी कोई अवस्था उनके बीच की नहीं लग रही, लेकिन अमेरिका का मुकाबला आज कोई वर्चस्व में कर चीन कर रहा। तो ये जो जियो पॉलिटिक्स है विश्व भर की, जो एक उसके संदर्भ में हमें आज के हमारे जो अमेरिका और भारत के बीच का जो समझौता है उसको देखने की जरूरत है। ये संदर्भ है, और इस संदर्भ में है क्या वास्तव में। आप ये मत समझना कि इसके अंदर फौज यूज नहीं हो रही है। आज भी सैकड़ों मुल्क ऐसे हैं जिनमें अमेरिका की फौज पड़ी है, उनके अड्डे। और जो ईरान मतलब अमेरिका से इतना बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहा है, उसका कारण क्या है? क्योंकि ईरान के आसपास के जितने भी देश अमेरिका के पिट्ठू हैं, उन सभी देशों में अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, और ईरान उन सैनिक अड्डों के ऊपर हमले कर रहा है, और उसी ने अमेरिका के नाक में दम कर रखा है। सारी दुनिया आज ये मानती है कि भी कमाल कर दिया ईरान ने। और जब से ये ट्रंप ने घोषणा करी कि भाई हमारी बातचीत चल रही, एक बार नहीं बार बार करता था, अगले दिन कुछ और कह देता। ईरान ने सिर्फ एक बार कहा हमारी बातचीत चल रही। ईरान के नेताओं से पत्रकार पूछते थे कि ट्रंप तो कह रहा बातचीत चल रही है, आप कह रहे हैं आपके साथ नहीं चल रही बातचीत, तो किससे चल रही है? तो ईरान वाले कहते थे उसकी बातचीत खुद से ही चल रही है, उसकी और किसी से नहीं चल रही। उसके बाद जिस उन्होंने ये कहा बातचीत चल रही है, लोग कहते हैं उसके बाद दुनिया की स्थिति बदल गई। अब मतलब अमेरिका जो है उसकी दबंगई दुनिया में चलेगी ये जरूरी नहीं है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है दुनिया की राजनीति के अंदर जो ईरान का, और पासा पलट गया एक तरह से। जबकि नुकसान भी बहुत उठाया ईरान ने, इसमें कोई शक नहीं, और अभी भी उठा ही रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हथियार यूज अभी भी हो रहा है और जगह जगह हो रहा है। हमें ये नहीं मानना चाहिए इस शीत युद्ध में केवल व्यापार का ही युद्ध है, इसमें भी फौज का है। क्योंकि आज का दौर है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल। ये ऐसी पूंजी है जिसका रूप अंतर्राष्ट्रीय है और वित्तीय है। वित्तीय पूंजी ऐसी चीज होती है जिसके पीछे जरूरी नहीं कि उत्पादन हो रहा हो, वो बिना उत्पादन के भी पूंजी बढ़ सकती है। स्टॉक मार्केट जो है ना, एक कंप्यूटर के ऊपर उंगली लगाएगा ना कोई भी कंपनी, तो उसकी पूंजी अरबों रुपए की भारत से निकलकर जापान में जा सकती है एक उंगली लगाने से, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मुनाफा है। तो पैदा कुछ फालतू नहीं हो रहा, लेकिन पूंजी बढ़ रही है। ये वित्तीय पूंजी ऐसी चीज़ होती है। और हमारे देश में खास तौर पे अब जो स्थिति है, जिसके बारे में मैंने कहा कि
पिछले 10-12 साल से अलग तरह की पार्टी सत्ता में है। इस पार्टी के सत्ता में आने को कहते हैं दरबारी पूंजीवाद। ये वो वाला मतलब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का शासन या जनता दल के शासन जो रहे वो पूंजीवादी शासन नहीं थे वो भी, लेकिन ये दरबारी पूंजीवाद है। इसके अंदर पूरा का पूरा मतलब कारपोरेट सेक्टर का और राजनीति का घालमेल है। इसीलिए अडानी, अंबानी और मोदी का नाम अब एक दूसरे के साथ जुड़ गया। दरबारी पूंजीवाद, जिसको हमारे यहाँ हरियाणवी भाषा में कहते हैं घर की बहिर काका लिखनिया मतलब इसको कहते हैं दरबारी पूंजीवाद। अपनी बहिर कुछ लिख लो चाहे। तो ये परिस्थिति इसलिए भिन्न है क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को निर्देशित करने वाला आरएसएस, और आरएसएस एक फासिस्टिक संगठन है। आज वो जो कह रहे हैं ना कि हमें 100 साल हो गए, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने का उनका सपना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है ना। ये तो अब थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया जो मंदिर में पकड़े गए चोरी करते हुए कि तुमने 100 साल में यही अर्जित किया है क्या है? तो 100 साल हो गए और 100 साल ही कम्युनिस्ट पार्टियों को हो गए। तो कांग्रेस के भी 100 सालों के होंगे बने हुए, लेकिन एक परिवर्तन जो आप देख रहे हैं उसके निर्देशन में जो ये सरकार चल रही है, ये प्रो साम्राज्यवादी है और साम्राज्यवाद की तरफ दिखाने में शर्म महसूस नहीं करती। वरना ऐसे थोड़ी है कि इजराइल और अमेरिका ने चीन उस पर ईरान पे हमला करने से पहले मोदी को हुक्म दिया कि तुम इजराइल जाओ, और वो चला जाता है। घोषणा कौन करता है? इजराइल की सरकार। भारत का विदेश मंत्रालय ये नहीं कह रहा कि मोदी जी इजराइल की यात्रा पे, उनका विदेश मंत्रालय कह रहा है कि मोदी इजराइल की यात्रा पे आए हैं। और उसकी संसद को संबोधित करते हुए कहते हैं वो कि भारत हमेशा से इजराइल के साथ था और भविष्य में भी इजराइल के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। ये शब्द है मोदी के। और उसके बाद मोदी आ जाता है और ईरान पे हमला हो जाता है। ये हो नहीं सकता कि, यानी दुनिया में वो ये दिखाना चाहते थे कि ये एक तरफा हमला नहीं है, भारत भी उनके साथ है। अभी पिछले हफ्ते इस बात की पुष्टि हो गई। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने यह कह दिया, नेतन्याहू ने, कि इजराइल अकेला नहीं है, उसके पीछे भारत के 140 करोड़ लोग हैं। कितना अपमानजनक है इतने बड़े मुल्क के लिए जिनके बारे में इजराइल ये कहे। ये वो स्थिति है साथियों। और इस परिस्थिति के अंदर एक दौर तो वो था जिसको ग्लोबलाइजेशन, आप वैश्वीकरण और निजीकरण कहते थे, और उसको नव उपनिवेशवाद भी कहते हैं। नव क्यों? क्योंकि पहले वाले उपनिवेशवाद से भिन्न था। पहले वाला तो देश पर कब्जा करना पड़ता था, गुलाम बनाते थे देशों को लूटने के लिए। इसके अंदर सीधे तौर पे राज नहीं करेगा दूसरे देश पर कोई, व्यापार के माध्यम से दबाव डालकर शासन करेंगे। इसलिए इसको नव उपनिवेशवाद और नव उदारीकरण कहते हैं इसके अंदर, जिसमें निजीकरण भी एक उसका हिस्सा है। ये करते हुए जो डंकल ड्राफ्ट और WTO और अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड IMF वगैरह बने थे, जिसको तेखड़ी कहते, उसका असर कृषि के ऊपर पड़ा था। उससे भी अब वो पीछे हट गए। वो कह रहे हैं ये हम उसको भी नहीं मानते, हमें उससे फायदा नहीं हो रहा, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने चाहिए, मुक्त व्यापार समझौते। और मुक्त व्यापार समझौता केवल अमेरिका से होने नहीं जा रहा भारत का, न्यूजीलैंड, यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड के साथ पहले हो चुके हैं। उससे भी भारत को नुकसान होएगा, क्योंकि वास्तव में समझौते नहीं है, ये फ्री ट्रेड भी नहीं है।
उनके लिए फ्री, हमारे लिए मुक्त व्यापार नहीं है, हमारे ऊपर बंधन है। देखो साथियों, समझौता वो होता है जो दो तरफा बेनिफिट हो, जिससे रेसिप्रोकल कहते हैं ना, कि भाई आदान प्रदान, कुछ फायदा आपको होगा कुछ आपको होगा, वो तो होता है समझौता। अब जो अमेरिका और भारत के साथ जो बात चल रही है, होने वाली है, वो कभी भी हो सकती है, लगा लो। इसका रूप क्या है? 7 फरवरी को एक प्रारूप जारी हुआ, अमेरिका और भारत के बीच समझौते का प्रारूप कहते हैं उसको, ड्राफ्ट है वो, कच्चा कह लो। उसकी घोषणा किसने की? उसकी घोषणा अमेरिका ने की 3 तारीख को, फरवरी को, और 7 तारीख को वो जारी हो गया ड्राफ्ट। भारत के भी दस्तक है उसके अंदर, और उसमें शुरू में ये लिख रखा है कि इस समझौते के तहत अमेरिका भारत की चीजों के ऊपर 18% टैरिफ लगाएगा और भारत अमेरिका की चीजों के ऊपर पूरी तरह से टैरिफ हटा देगा। पहली लाइन में ये लिख रखा है। ये समझौता नहीं, समर्पण है। और फिर ये क्या कहता वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कि इसके अंदर कृषि को और डेयरी सेक्टर को बचा लिया हमने। अब उसके अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि, मैं बता देता हूँ, वाइड रेंज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मतलब व्यापक पैमाने पर खाद्य और कृषि के उत्पादों का आयात भारत में होगा, साफ लिख रखा पहली लाइन में। और आगे एक और रुचिकर बात लिख रखी है, एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स, और अतिरिक्त उत्पादन भी। अब उसमें कुछ भी जोड़ लो, वो इतनी खुली लाइन है। तो ये जो कह रहा है वाणिज्य मंत्री, इसका कोई अर्थ नहीं बचता। वो लिखित चीज है जिसको आज तक इन्होंने इनकार नहीं किया। और वो जो 50% लगाया था, उसके ऊपर अमेरिका ने ये कहा हमने तो दंड लगाया भारत पर, क्योंकि तुम रूस से तेल लेते हो, इस बात का दंड है। तो बोले भाई जुर्माना तो ना लगाओ, तो उन्होंने कहा तेल बंद कर दो तुम रूस से लेना। ये बोला कर देते इन्होंने तेल बंद कर दिया और उन्होंने 25 से घटा के 18 पर ले आए। ये नाचन लग गया ऐसे साले, कमाल हो गया जी। देखो 50 से 18 करवा लिया हमने। कोई पूछने लगे भाई उनको क्या हक है दंड देने का? तुम एक स्वतंत्र देश हो, किसी से भी तेल लेने को तुम्हें मतलब क्या है कि तुम्हारे ऊपर वो दंड लगाएगा? और 18% होने के बाद देखो साथियों, बात ये है कि ये एक ऐसी चीज है, ये समझौता, जिसमें छोटी छोटी चीज लिख रखी है। भारत की जनता को या किसान को, मजदूर को कितनी मुश्किल समझ में आती है। उसमें लिख रखा है $500 बिलियन का सामान भारत को अमेरिका से हर 5 साल में खरीदना पड़ेगा। शर्त है ये, $500 बिलियन। अब पहली बात तो 500 को बिलियन है, उसका 0 लगाए जाओ, कितनी लगेंगी? और फिर उसके रुपए बना लो डॉलर के, तो 45 लाख करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष हर साल भारत को आयात करना पड़ेगा। ये शर्त है उसमें। अब $45 लाख का कोई भी सामान भारत को लेना पड़ेगा, तो यह पक्की बात है कि भारत में वो सामान नहीं बनेगा ना, क्योंकि वहां से आ गया बना बनाया। और वो क्यों बिकेगा और हमारा क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि उनको तमाम तरह की सब्सिडियां मिलती हैं। वहां तो लाखों एकड़ के फार्म है बड़े बड़े, किसान तो थोड़े ही है जिनके पास 500-400 एकड़ जमीन होगी, कम से कम है, या तो 500-400 एकड़,
उनको दुनिया भर की सब्सिडी मिलती है, तो उत्पादन का खर्च उनका कम है और हमारे यहाँ उत्पादन का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसीलिए तो कर्जा कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता और किसान पे कर्जा चढ़ गया, वो आत्महत्याएं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पैदावार का खर्च ज़्यादा है, आय कम है, इसलिए कर्ज जो, इसलिए हम कर्जा माफी नहीं कहते कभी किसान आंदोलन, कर्जा मुक्ति कहते। हम ये कहते हैं इतनी कमाई तो हमारी लूट ली, जितना हमारे ऊपर कब्जा तुमने लूट रखी है, उससे मुक्त करो हमें। तो ये जो शर्त है, और आप ये अंदाज़ा लगाओ कि आम जब किसान को हम बताएंगे, उनको पहले जब ये 1990 में डंकल प्रस्ताव, और ये हम कहते थे ना कंपनियों के हाथ में बीज चला जाएगा हमारा और हम उस बीज को नहीं बो सकते, तो लोगों को जचती नहीं थी कि यार ऐसे थोड़ी हो सकता है, कामरेड हूँ मारे बोला। आज क्या हालत है? आज बिना कंपनी से नया बीज लिए पहले वाला बीज नहीं उगेगा आपका। और वहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड है अमेरिका में फसलें, जो हमारे देश में अलाउड नहीं है अब तक भी, जेनेटिकली जीएम क्रॉप कहते हैं उनको। और वो फसलें बहुत घातक हो सकती है, वो हमारे बीजों को भी बर्बाद कर सकते हैं आगे के लिए, और स्वास्थ्य के लिए भी, आदमी का भी और पशु का भी। और वो अपनी डेयरी का जो गाय भैंस तो वहाँ है ही नहीं, गाय है, उनको जो चारा डालते हैं वो ऐसे नहीं वही काट लाए चारा और काट उनको खिला दिया, उसके अंदर नॉन वेज है वो वो मीट और सुअर और ये सारी चीज़ें उनको, उससे उनका भोजन बनता है। अब हमारे यहाँ कईयों को ये भी डर लग रहा है कि वो दूध आएगा यार, वो तो हम तो वेजिटेरियन है, सनातनी है, उस दूध को कैसे पिएंगे भाई, वो तो मीट खाती है वहाँ की तो गाय। इस तरह की भी चर्चाएं चल रही, हम उसमें फिलहाल नहीं जा रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं साथियों कि अमेरिका का सामान इसलिए बिक जाएगा क्योंकि वो पड़ता खा जाएगा सस्ते का, और भारत के ऊपर ये भी दबाव है कि तुम एमएसपी नहीं दोगे, क्योंकि एमएसपी देने से किसान को कुछ फ़ायदा रहेगा, और वहाँ का उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर ये देंगे तो उनका जो माल वहाँ से आएगा, हम कह रहे हैं ना गारंटी दो एमएसपी पर खरीद की, तो मारे वाले की गारंटी दे देंगे तो वो कैसे बिकेगा। तो एमएसपी को भी बंद करने की कह रहे हैं और राशन प्रणाली को भी, कि तुम्हारे साथ हमारा मुक्त व्यापार होगा तो ये रियायतें नहीं चलेंगी तुम्हारी, कि तुम तो सस्ता दे रहे हो अपने लोगों को खाने के लिए अनाज, और तुम अपना सस्ता दे दोगे तो उनका सस्ता फिर कौन खरीदेगा। ये भी टकराहट उसके अंदर है। और कुछ जिनको कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं, एक तो टैरिफ वाला बैरियर को क्या कहते हैं, अवरोध क्या, हाँ, और एक नॉन टैरिफ। तो नॉन टैरिफ वो होते हैं, उसके अंदर वो कह देंगे तुम्हारे सेब का साइज छोटा है, तुम्हारे टमाटर का कलर सही नहीं है। ये जापान ने कह दिया, जापान ने आम के लिए कही दिया। हाँ, जैसे जापान ने उल्टे भेज दिए आम, पता नहीं कितनी तरह के उनके बैरियर होते हैं, वो लगा सकते हैं, जो भारत इस स्थिति में है नहीं लगा पाएगा। तो ये बिल्कुल गैर बराबरी का समझौता है उनके साथ, जिसका विरोध होना जरूरी है। और ये विरोध तब हो पाएगा, किसान आंदोलन कर रहा है, कल दो संगठनों ने पंजाब के कल चंडीगढ़ के अंदर काफ़ी बड़ा प्रदर्शन किया, और संयुक्त किसान मोर्चा और दूसरे संगठनों ने भी अब इसकी तैयारी कर रखी है। वो 22 को और आगे 28-29 को ये कर रहे हैं, और ट्रेड यूनियनों के साथ भी एकता हो गई। अब मजदूर के साथ किसान का
सूत्र क्या जुड़ता है? सूत्र जुड़ता है कारपोरेट वाला, और कारपोरेट सेक्टर और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी मिली हुई है। तो ये जो दिल्ली के इर्द गिर्द जो विद्रोह हुआ मजदूरों का 2 महीने पहले, उसका कारण क्या है? काम के घंटे बढ़ते जा रहे, न्यूनतम वेतन मिलता नहीं है, विद्रोह हो गया। और ऐसी स्थिति बेरोजगारों की और दूसरी भारत के अंदर है। ये संगठित होना, तो मजदूर का शोषण भी कारपोरेट कर रहा है और किसान का भी। तो जब दोनों का शोषण करना एक ही है, तो दोनों का सूत्र भी एकता का जुड़ना लाजमी है, नहीं तो वो उसका मुकाबला कर नहीं पाएंगे। और इसी तरीके से जो विद्यार्थी और दूसरे तबके हैं, उनको भी उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। ये साम्राज्यवाद विरोध की वो लड़ाई है जो हमारी, जिसकी विरासत हमारे पास आज़ादी के आंदोलन से मिली हुई थी। इसीलिए भगत सिंह और हमारे हीरो हैं। इसीलिए किसान आंदोलन और किसान सभा 1936 में लखनऊ के अंदर बनी थी। वो सामंतवाद के भी खिलाफ थी और साम्राज्यवाद के भी। आज उसको कारपोरेट के खिलाफ भी लड़ना पड़ रहा है और उसको साम्राज्यवाद के खिलाफ भी लड़ना पड़ रहा है, किसान मजदूर को। इसीलिए उस झंडे के ऊपर ये ऐसे ही नहीं है कि दाती थोड़ा लाल झंडे पे बन गया। पूरी बहस और अनुभव के आधार पर ये चीज़ उसके अंदर शामिल हुई थी। तो हम ये कहना चाहते हैं साथियों कि इसके चलते हुए जो मैं कह रहा था ना, भिन्न तरह की सरकार है, तो उसका काम लूट और फूट, ये दोनों वो काम करते हैं। और ये हिंदू मुस्लिम का और जो लोकतंत्र के ऊपर हमला हो रहा है तानाशाही का, ये भी बहुत बड़े एक खतरे का सवाल है। तो ये पूरा जो लड़ाई है, ये लड़ाई हम ये कह सकते हैं समग्रता में है। ये मुकम्मल लड़ाई की तरह से देखना पड़ेगा, टुकड़ों में नहीं लड़ी जा सकेगी। इस वजह से राजनीतिक दबाव भी पड़ना चाहिए। और विकल्प इसका क्या है? विकल्प है कॉरपोरेट के खिलाफ कोऑपरेट करना। सभी तबकों को आपस में कोऑपरेट करना पड़ेगा। आने वाले समय में और भी ज़्यादा ये एकता बढ़ने की संभावना है साथियों। इसलिए अंत में मैं यही सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि अपनी सब की जिम्मेदारी बनती है कि हमारा सर्विस सेक्टर भी इसी से प्रभावित होएगा। ऐसे नहीं है जो हुड्डा साहब कह रहे थे कि भी किसी का पहले नंबर किसी का बाद में। तो ये पूरा का पूरा एक हमला है। इस वजह से आपसे भी ये अनुरोध है कि आप किसान आंदोलन को, मजदूर आंदोलन को भी समर्थन करने में और गांव में और शहर में ये जागृति पैदा करने में अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे।